नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रामा अकेडमी में। आज हम लोग यहाँ पर अगला टॉपिक जिसमें हिंदी सेशन को पढ़ेंगे। और हिंदी सेशन में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं अलंकार को। तो जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, आप लोग वो वीडियो देख लें। और यहाँ पर हम लोग अगला टॉपिक जो है रस को पढ़ेंगे। हिंदी में जो रस आते हैं, रस पूछे जाते हैं, रस कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा किस रस का स्थायी भाव क्या है, तो इस प्रकार से यहाँ पर रस को यहाँ समझेंगे। आइए देखते हैं इसको, रस क्या होता है। देखिए, रस की परिभाषा समझते हैं। किसी काव्य को पढ़ने या सुनने में जो आनंद प्राप्त होता है, किसी काव्य को पढ़ने या सुनने में जो आनंद प्राप्त होता है उसी को क्या कहेंगे? रस कहेंगे। ठीक, अब रस के कितने अंग हैं, रस कितने प्रकार के होते हैं, इसको समझते हैं यहाँ पर। तो रस के प्रकार, भरत मुनि जो हैं, आचार्य भरत मुनि ने कुल 9 रस बताए हैं। ठीक, कुल कितने रस बताए? 9 रस बताए हैं। लेकिन यहाँ पर जो नाटक होते हैं, हमारे कहानियों में जो नाटक होते हैं, नाटकों के अनुसार यहाँ पर रसों की संख्या कम मानी गई है। नाटकों में रस 8 होते हैं। नाटकों में रस कितने होते हैं? 8 होते हैं। किसी भी नाटक में अगर शांति का माहौल है तो वहाँ पर कोई भी उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा, ना तो उस नाटक को कोई सुनेगा, ना ही उस नाटक को कोई देखेगा। अगर नाटक में शांति है, किसी भी फिल्म में अगर शांति है, शांति का वातावरण है, बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर कोई भी उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा। इसलिए नाटकों में रसों में शांत रस को स्थान नहीं दिया गया है। लेकिन यहाँ पर आधुनिक विद्वान हुए हैं, आधुनिक विद्वान जो हुए हैं, उन्होंने रसों की संख्या, आधुनिक विद्वानों ने 11 रस माने हैं। ठीक, कौन कौन से 2 रस? एक तो विश्वनाथ हैं, विश्वनाथ ने उल्लेख किया है वात्सल्य रस। आचार्य विश्वनाथ ने वात्सल्य रस का उल्लेख किया है यहाँ पर। इसके अलावा जो आपके रूप गोस्वामी हैं, रूप गोस्वामी, इन्होंने भक्ति रस का उल्लेख किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 2 रस बढ़ गए और 9 वो थे, तो ये 11 रस हो जाते हैं। नाटकों में शांत रस को स्थान नहीं दिया गया है, यहाँ पर शांत रस को शामिल नहीं किया गया है। नाटकों में बाकी सारे रस शामिल हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रस कौन कौन से होते हैं और उनके स्थायी भाव क्या हैं। यहाँ पर देख लेंगे रस और स्थायी भाव। ठीक, टोटल रसों की संख्या यहाँ पर 9 लिख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा आपका श्रृंगार रस। श्रृंगार रस जो है, इसका स्थायी भाव होता है रति। श्रृंगार रस का क्या स्थायी भाव हो जाएगा? रति, यानी कि प्रेम। करुण रस, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, दुख का भाव। ठीक है, जहाँ प्रेम का भाव होगा वहाँ श्रृंगार रस, और शोक का भाव होगा वहाँ करुण रस। हास्य रस, इसका स्थायी भाव होता है हास। जहाँ पर खुशी का इजहार हो वहाँ हास्य रस होगा, और इसका स्थायी भाव क्या होता है? हास। इसके अलावा वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। उत्साह, उमंग भरी बातें हो रही हैं, वहाँ पर वीर रस होता है। ठीक है, इसके अलावा रौद्र रस,
रौद्र, यानी कि जहाँ पर क्रोध का भाव उत्पन्न हो वहाँ हो जाएगा रौद्र रस, तो इसका स्थायी भाव होता है क्रोध। इसके अलावा आपका आ जाएगा करुण रस, हास्य रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस। जहाँ भय का भाव होगा वहाँ भयानक रस हो जाएगा, और वीभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। जुगुप्सा या घृणा, जहाँ पर गंदगी होती है तो वहाँ पर क्या भाव आएगा, ठीक, यहाँ पर हो जाएगा बीभत्स रस, और इसका स्थायी भाव घृणा या जुगुप्सा होता है। अद्भुत रस, अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है आश्चर्य, अद्भुत का आश्चर्य। और 9वां रस जो है आपका शांत रस, इसको बाद में शामिल किया गया, ये नाटकों में स्थान नहीं है, इसका स्थायी भाव होता है निर्वेद, ठीक। और ये जो 2 रस लिखे हैं आपके, वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है वत्सलता, और भक्ति रस का स्थायी भाव होता है अनुराग। भक्ति रस का स्थायी भाव अनुराग होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपके 9 रस हो गए। आधुनिक विद्वानों के अनुसार 2 और रस जोड़े गए हैं, तो इसलिए टोटल रसों की संख्या 11 हो जाती है। लेकिन मूल जो रस हैं हिंदी में, उनकी संख्या 11 ही मानी गई है। अगर आधुनिक विद्वान क्वेश्चन में लग जाता है तो आप उसको 11 टिक करेंगे। वैसे अगर रसों की संख्या अगर पूछा जाए तो 9 टिक करेंगे। अगर लग जाए कि नाटकों के अनुसार कुल रस कितने हैं, तो संख्या आप वहाँ पर कितनी टिक करेंगे, 8 टिक करेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे, याद भी कर लेना है आप लोगों को इसे। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर आचार्य भरत मुनि जो हैं, इनको रस संप्रदाय का प्रवर्तक भी माना जाता है। रस संप्रदाय का प्रवर्तक, ठीक है। इसका वर्णन इन्होंने नाट्य शास्त्र में किया है, यानी कि नाट्य शास्त्र किसने लिखा है, तो भरत मुनि ने लिखा है, ठीक। इसके अलावा इनका एक कथन है। कथन में क्या कहा है इन्होंने, विभावा नुभावा व्यभिचारी भावा संयोगत निष्पत्ति। विभावानुभावा व्यभिचारी भावा संयोगत रस निष्पत्ति, यानी कि विभाव अनुभाव, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव, या इसको बोलते हैं संचारी भाव, इनके संयोग से रसों की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव या संचारी भाव के संयोग से रसों की उत्पत्ति हुई है। ये कथन किसका है, आचार्य भरत मुनि का है। पूछा जाए तो काफ़ी बार पूछा जा चुका है, ये कथन किसका है, तो आचार्य भरत मुनि का ये कथन है। इसके अलावा अगला कथन है वाक्यम रसात्मकम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ये कथन जो है किसका है, इसका अर्थ होता है रसात्मक वाक्य, रसात्मक वाक्य ही काव्य है, रसात्मक वाक्य ही काव्य है। ये कथन है आपका आचार्य विश्वनाथ का, आचार्य विश्वनाथ। वाक्यम रसात्मकम काव्यम कथन किसका, आचार्य विश्वनाथ का। इसका अर्थ है रसात्मक वाक्य ही काव्य है, ठीक है। और विभावानुभावा व्यभिचारी भावा संयोग रस निष्पत्ति, ये कथन किसका है, भरत मुनि का है। ये पॉइंट आपको याद रख लेना है। इसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करते जाएं।
अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। देखिए आगे रस के अंग की बात करेंगे। रस के अंग, रस के 4 अंग हैं। कौन कौन से हैं? स्थायी भाव, विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। ठीक है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये रस के 4 अंग माने गए हैं। यहाँ पर आपसे मोस्टली क्वेश्चन पूछ लेगा कि रसों के कितने अंग हैं, तो रसों के टोटल 4 अंग हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव क्या होता है ये यहाँ पर देखते हैं। स्थायी भाव इसको देख लीजिए, किसी काव्य या नाटक का प्रधान भाव। किसी काव्य या नाटक का प्रधान भाव। प्रधान भाव क्या होता है? किसी काव्य या नाटक में जो भाव प्रारंभ से अंत तक बना रहता है उसी को हम लोग स्थायी भाव कहते हैं। और स्थायी भावों की संख्या यहाँ पर 9 मानी गई है। इस भावों की संख्या कितनी है? 9 है। लेकिन नाटकों में संख्या 8 रह जाती है, क्योंकि नाटकों में शांत रस का कोई भी स्थान नहीं है। तो किसी काव्य नाटक का प्रधान भाव जो कि किसी भी काव्य नाटक में प्रारंभ से लेकर अंत तक बना रहता है उसी को हम लोग बोलेंगे क्या? यहाँ पर स्थायी भाव। स्थायी भावों की संख्या 9 होती है। इसी के आधार पर रसों की उत्पत्ति हुई है। दूसरा देखते हैं विभाव। विभाव क्या होता है? भावों की उत्पत्ति के कारण को विभाव कहते हैं। भावों की उत्पत्ति का जो कारण बन जाए, ठीक है, हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं उसकी उत्पत्ति का क्या कारण है, जो भाव उत्पन्न हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? विभाव बोलेंगे। अब विभाव जो होता है ये 2 टाइप्स का होता है, यानी 2 प्रकार का होता है। देखिए कौन कौन सा। एक होता है आपका आलंबन विभाव। आलंबन विभाव। और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। ठीक, आलंबन क्या होता है समझ लें। यहाँ पर आलंबन विभाव, इसमें देखिए जिसका सहारा पाकर मन में स्थायी भाव जागते हैं। ठीक है, जिसका सहारा पाकर मन में स्थायी भाव जागते हैं, जैसे नायक हो गया और नायिका हो गई। नायक और नायिका के मन में ये भाव जागते हैं, जिसमें आलंबन विभाव होता है, जिसका सहारा पाकर मन में स्थायी भाव जागना। अब आलंबन जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक होता है आश्रयालंबन और दूसरा होता है विषयालंबन। आश्रयालंबन और विषयालंबन। ठीक है, आश्रयालंबन क्या होता है? जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रेम कर रहा है उसके मन में जो भाव जाग रहा है, जो व्यक्ति प्रेम करने वाला है उसके मन में जो भाव जाग रहा है दूसरे के प्रति, उसको बोलेंगे आश्रयालंबन। और जिस व्यक्ति के विषय में भाव जागा है वो हो जाएगा विषयालंबन। ठीक है, जिसके कारण मन में रति का भाव जागे, जिसके कारण मन में रति का भाव जागे वो हो जाएगा आश्रयालंबन। और यहाँ पर जिसके विषय में
मन में रति का भाव जागे। जिसके विषय में मन में रति का भाव जागे वो हो जाएगा विषयालंबन। जैसे राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जागना। जैसे राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जागना। ठीक है, तो यहाँ पर राम जो है, राम के मन में भाव जागा है तो राम जो है यहाँ पर आश्रय हो गया। और किसके प्रति जागा है? सीता के प्रति, तो सीता यहाँ पर विषयालंबन हो गया। राम आश्रयालंबन में आ जाएगा और सीता विषयालंबन में आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ तक विभाव तक पढ़ लिया, अनुभाव और संचारी भाव आगे देखते हैं। वीडियो को आप लाइक ज़रूर करते जाएंगे और इसका नोट्स भी बना लेंगे, आपको आगे काफ़ी हेल्प मिलेगी रिवीजन करने में। अब आगे देखते हैं अनुभाव। नहीं, आलंबन हो गया, उद्दीपन इसमें रह गया था सेकेंड वाला। उद्दीपन देखिए, उद्दीपन विभाव। उद्दीपन क्या होता है? जिन व्यक्तियों या परिस्थितियों, जिन व्यक्तियों या परिस्थितियों के कारण मन में, जिन व्यक्तियों या परिस्थितियों के कारण मन में स्थायी भाव जागे उसे कहेंगे उद्दीपन विभाव। जिन व्यक्तियों या परिस्थितियों को देखने के कारण मन में स्थायी भाव जागे उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं यहाँ पर। जैसे कोकिल गूंज, सुंदर उद्यान और नायक नायिका की शारीरिक चेष्टाएं। नायक नायिका की शारीरिक चेष्टाएं। जिन व्यक्तियों या परिस्थितियों को देखकर मन में स्थायी भाव जागने लगता है, वैसा ही कार्य करने का मन उत्सुक होने लगता है, उसी को उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे कोकिल गूंज, रास्ते में कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कोयल की आवाज़ सुनाई पड़ी, तो जब छोटे होते थे, बच्चे होते थे, तो क्या करते थे? वैसे ही आवाज़ निकालने का प्रयत्न करते थे, यानी कि उसी की ओर उद्दीप्त हो जाना। सुंदर उद्यान, कोई अच्छा गार्डन बगीचा दिखाई पड़ गया तो वहाँ पर घूमने का मन करता है, उसी को बार बार देखने का मन करता है, इसी को बोलेंगे उद्दीपन। नायक नायिका की शारीरिक चेष्टाएं, कोई दो नायक नायिका हैं, आपस में घूम रहे हैं, विहार कर रहे हैं, तो उनको देखकर आपके मन में जो शारीरिक चेष्टाएं उत्पन्न होंगी, ठीक है, जो उद्दीपन आएगा उसी को बोलेंगे यहाँ पर उद्दीपन विभाव। जैसे कोई व्यक्ति मंच पर अच्छा गाना गा रहा है तो उसका गाना सुन करके आपको भी वही गाना गाने का यहाँ पर लालसा आ जाए, ठीक है, लालायित हो जाए वही गाना गाने के लिए। या कोई व्यक्ति अच्छा नृत्य कर रहा है, वो नृत्य देखकर आप भी वैसा ही नृत्य करने के लिए उत्सुक हो जाएं, तो यहाँ पर ये उद्दीपन विभाव कहलाएगा। ठीक, इसके बाद देखते हैं अनुभाव। तीसरा है अनुभाव। अनुभाव जो होते हैं मनोगत भावों को प्रकट करने, मनोगत भावों को प्रकट करने के लिए, मनोगत भावों को प्रकट करने वाले शब्द यहाँ पर अनुभाव के अंतर्गत आएंगे। ठीक, अनुभावों की संख्या यहाँ पर जो है
ये कितनी है, 8 है। अनुभावों की संख्या टोटल कितनी है, 8 है। ठीक, जैसे कि रोमांच, कंपन करना, अश्रु आ जाना, कभी कभी क्या होता है, हम बहुत खुश होते हैं या बहुत दुखी होते हैं तो अश्रु निकल आते हैं। रोमांच यानी कि कभी कभी अचानक कोई भय लगा तो रोंगटे खड़े हो जाना। ठीक है, बहुत जघन्य अपराध किया है तो घबरा जाना। ठीक, तो ये सब क्या हैं, यहाँ पर अनुभाव हैं। अनुभावों की संख्या 8 है। देख लीजिए कौन कौन से अनुभाव होते हैं। यहाँ पर स्तंभ, कंपन, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, अश्रु, वैवर्ण्य, इसको बोलते हैं रंगहीनता, वैवर्ण्य को रंगहीनता, और प्रलय। ठीक, ये 8 हमारे अनुभाव कहलाएंगे। ठीक है, स्तंभ क्या होता है, जब कभी हमें बहुत ज़्यादा प्रसन्नता मिल जाए या बहुत ज़्यादा लज्जा हो जाए तो वहाँ पर हम एकदम स्थिर हो जाते हैं। ठीक, तो उसको क्या कहेंगे, स्तंभ। कंपन, कभी कभी क्या होता है कि इतना घबरा जाते हैं, इतना भयभीत हो जाते हैं, डर सा घुस जाता है। जब डर का भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ पर बोलते कुछ और है, निकलता कुछ और है, तो उसको बोलते हैं कंपन। स्वेद, कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि आपने बहुत ही खतरनाक दृश्य देख लिया और आप डर गए। ठीक है, तो वहाँ पर एकदम स्वेद का मतलब पसीना पसीना हो गए। जैसे कुएं में अगर कोई बच्चा गिर जाए तो एकदम पसीना पसीना हो जाता है, तो वह हो जाएगा स्वेद। रोमांच यानी कि रोंगटे खड़े हो जाना, कोई ऐसा दृश्य देखा जिससे आपके रोंगटे खड़े हो गए, उसको बोलते हैं रोमांच। स्वरभंग हो जाना, अचानक कोई व्यक्ति आपको एकदम डांट दे और आपकी गलती बिल्कुल ना हो, या आपने चोरी की है और आप पकड़े जा रहे हैं तो स्वर भंग हो जाता है, बोलना कुछ और चाहते हैं, निकलता कुछ और है। पूछते हैं क्या तुमने चोरी की है, और तुमने चोरी की है तो बोलोगे, उस समय घबरा जाओगे अगर नए नए व्यक्ति हो तो स्वर भंग उसे बोलते हैं। अश्रु, बहुत खुश हो जाने पर या बहुत दुख होने पर आपके जो अश्रु निकलते हैं वो हो जाएगा अश्रु। वैवर्ण्य, रंगहीनता, कभी कभी क्या होता है नहीं, उनके तो ऐसा दृश्य देखकर होश उड़ गए। ठीक है, तो यानी कि चेहरे का हाव भाव बदल जाना, रंग रूप एकदम चेंज हो जाना। ठीक, रंग उड़ जाना उसको बोलते हैं। फिर प्रलय, प्रलय यानी कि जघन्य अपराध किया है, जघन्य दुख हुआ है तो उस समय व्यक्ति बहुत ही कष्ट में होता है, तो उसी को बोलते हैं प्रलय। तो ये 8 जो हैं अनुभाव हो गए, मनोगत भावों को प्रकट करने वाले शब्दों को अनुभाव कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा आगे देखते हैं संचारी भाव। संचारी भाव चौथा है। संचारी भाव क्या होता है, मन में आने जाने वाले विचारों को संचारी भाव कहते हैं। ठीक है, इनकी जो संख्या है संचारी भावों की वो 33 है। मन में जो हमारे विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई विचार एकदम टिकता नहीं, आया विचार चला गया, आया विचार चला गया, तो मन में विचार आना और उनका चले जाना ही क्या कहलाएगा, संचारी भाव। इनकी टोटल संख्या 33 होती है। ठीक, तो इस प्रकार से ये रस का टॉपिक था। हम लोगों उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को यहाँ पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। हमारा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।